जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास अपनी जो रहने वाली है वो किस भाषा की रहने वाली है, तो मैं आपको पहले से बता देता हूँ कि आज की जो क्लास अपनी रहने वाली है वो संस्कृत भाषा के टॉप 15 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आए हूँ, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलेगा, हम बिना समय गंवाए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि वर्ण का अर्थ है शब्द, वाक्य, अक्षर या फिर पद। तो साथियों, वर्ण का जो अर्थ होता है वो होता है अक्षर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्वर के कितने भेद होते हैं, 3, 4, 8 या फिर 10। तो स्वर जो होता है देखिएगा, एक होता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व, एक होता है दीर्घ, एक होता है ह्रस्व दीर्घ और प्लुत स्वर। ठीक है साथियों, तो संस्कृत भाषा में जो स्वर होते हैं उनके कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर पहला आपको सही कर लेना है। अगला देखिएगा कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण है ए उ रील री का आई उ री, आई उ रील री ओ ए ई उ री री ए ओ आई औ। तो साथियों, आपको पता होगा जो अच प्रत्याहार है संस्कृत भाषा के अंतर्गत अच प्रत्याहार आता है, और उस अच प्रत्याहार के अंतर्गत संस्कृत भाषा के सभी स्वरों की गणना की जाती है। ओके साथियों, तो यहाँ पर सभी स्वर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में अपना सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से अंतस्थ वर्ण है। देखिएगा, अंतस्थ वर्ण जो है आपको पता होगा कि जो अंतस्थ वर्ण है उनकी गणना हम यण प्रत्याहार के अंतर्गत करते हैं। तो यण प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, ये आता है व, र और ल। तो ये चारों ही जो वर्ण है साथियों, ये क्या है, अंतस्थ वर्ण है। तो यहाँ पर ये कुछ ऑप्शन में इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर अपना सी जो है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपको करेक्ट कर लेना है। ओके साथियों, अगला देखिएगा कि त वर्ण का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, दंत या फिर ओष्ठ। तो जो त वर्ण है साथियों, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि री तुलसानाम दंता, यानी कि ऋतुलसानाम दंता, यानी कि री का, तय वर्ग का और ले का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है साथियों, दंत होता है। तो अपना जो यहाँ पर आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला देखिएगा कि माहेश्वर सूत्रों में कितने सूत्रों की गणना की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 13, 14, 11 या फिर 10। तो माहेश्वर सूत्र कितने हैं, चतुर्दश। कितने होते हैं, चतुर्दश। चतुर्दश यानी कि 14। आपका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या, कौन सा सही कर लेना, आपको बी सही कर लेना। ओके, अगला देखिएगा, व्यंजनों के कुल कितने भेद है। देखिएगा साथियों, व्यंजन 3 प्रकार के, 4, 8 या फिर 10। तो आपको पता होगा व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 4 भेद इनके माने जाते हैं। ठीक है, स्पर्श, ऊष्म, अंतस्थ और संयुक्त व्यंजन। ओके साथियों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, कैसे यहाँ तक, कैसे मैं तक, कैसे यहाँ तक या फिर न से मैं तक। साथियों, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, सूत्र का नाम है कादयो, कादयो मावसा, मावसा नाम स्पर्शा, कादयो मावसा नाम स्पर्शा, यानी कि कैसे, कैसे में तक के जो वर्ण है उसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसका अर्थ यहाँ पर यह हुआ कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो अपना सही आंसर है। ठीक है साथियों, अगला देखिएगा, दीर्घ संधि का उदाहरण है रमेशः, सदैव, श्रीशः या फिर पावका। तो रमेश ये तो गुण संधि का उदाहरण है, तो ये अपना ऑप्शन नहीं है। सदैव जो है इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सदा धन एवा, यानी कि वृद्धि संधि का उदाहरण, ये अपना सही आंसर नहीं होगा। यहाँ पर देखिएगा श्रीशा, यानी कि श्रीधन ईशा, श्रीधन ईशा, यानी कि ऑप्शन नंबर अपना सी सही हो जाएगा। पावका में साथियों अयादी संधि का उदाहरण है, तो ये भी अपना सही आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गुण संधि का सूत्र है आद गुणा, वृद्धि रचि, इको यणचि या फिर अका सवर्ण दीर्घ।
यहाँ पर गुण संधि का जो उदाहरण है साथियों वो हो जाएगा आद गुणः। ठीक है, अगला देखिएगा, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति, ये बहुत सीधा क्वेश्चन है। यथाशक्ति में यानी कि द्वंद्व है, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि या फिर तत्पुरुष। तो यथा प्लस शक्ति, यहाँ पर यथा जो है वो क्या है? अव्यय है। तो यहाँ पर जब अव्यय की हमारे भाव आ जाता है तो वहाँ पर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पितरों में समास है, अव्ययी भाव, द्विगु, तत्पुरुष या फिर द्वंद्व। तो आपको यहाँ पर क्या कर लेना है? इसका सही आंसर जो होगा माता च पिता यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी आपको क्या कर लेना है? सही कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर्म कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या फिर पंचमी। तो कर्म कारक का सूत्र पढ़ा होगा आपने, कर्मणि द्वितीया। ठीक है, और कर्मणि द्वितीया से कर्म कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? द्वितीय विभक्ति का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही करना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पुत्र सह माथा गच्छति यथा, यहाँ रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? तो यहाँ पर रेखांकित पद आपको दिख रहा होगा पुत्रेण। ओके, क्या है? पुत्रेण है। तो देखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थी। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि सह साकम सार्धम समम, सह साकम सार्धम समम, इन चारों ही शब्दों के योग में आपको पता तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो अपना सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा कि पा प्लस इत्वा मिलकर बनेगा पित्वा, पीतवा, पाकत्वा या पक्तवा। तो पा प्लस इसमें जब आप इत्वा प्रत्यय लगाओगे तो इसका जो सही बनेगा वो बन जाएगा पीतवा। क्या बन जाएगा? पीतवा, यानी कि अपना जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं, तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के ये 15 प्रश्न आशा करता हूँ आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिएगा, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।